हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर की। सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था, जो गर्ल्स की शिफ्ट कह सकते हो, या आप इसे फर्स्ट शिफ्ट कह सकते हो। जो गर्ल्स का पेपर आया था उसका बेसिक क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है और मैंने इसको सॉल्व भी किया है। तो इस क्वेश्चन पेपर की एक चीज़ है, पता है क्या? ये क्वेश्चन पेपर नाम के लिए बेसिक है, लेकिन ये बेसिक है नहीं। इस क्वेश्चन पेपर को मुझे खुद करने पे सारा 2.5 घंटा लगा है। तो मैं यकीन कर सकता हूँ कि किसी भी नॉर्मल या छोटे बच्चे मतलब स्टूडेंट जो होगा उसको करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलो फिलहाल हम बात करते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022 से 23 का, जो अभी फर्स्ट टर्म का जो पेपर हुआ है, मैथमेटिक्स बेसिक गर्ल्स शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का। करते हैं बात क्वेश्चंस की और उनके आंसर्स भी देखते हैं जो हम इस वीडियो में पुट अप करेंगे। अब क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर। किसी भी एक कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? कंपोजिट नंबर का मतलब ही होता है मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। तो हमने इसका आंसर भी लिखा है मोर देन टू फैक्टर्स। बात करते हैं सेकंड की, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ए और बी जो है, देखो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, इसको डिवाइड कौन कर रहा है? एक्स एक्सिस। तो हमने इस पॉइंट को मान लिया x, 0। रेशो हमें निकालना है, तो रेशो नहीं पता तो हमने k रेशो 1 ले लिया है। इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं, और रेशो को m1 और m2 भी कहते हैं। ठीक है, हमें y पता था, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 रखा। y की जगह पे रखा 0, m1 हमें पता नहीं था, k माना था तो k रख दिया, और y2 था हमारा 2, प्लस का प्लस, m2 कितना था 1, और y1 था आपका -4 अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे का मल्टीप्लाई किया इससे, 2k प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते कितना आ गया 2/1। इट मीन्स रेशो कितना बना 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक ट्राइंगल, एक नहीं दो ट्राइंगल बना दिए एग्जैक्टली सेम, एक जैसे। एक तरफ तो हमने नाम तुरंत ही लिख दिया था पी क्यू आर, दूसरी जगह हमने देखा कि पी क्यू के नीचे क्या लिखा है एक्स वाई। तो पी क्यू यहाँ पर है तो एक्स वाई कुछ इस तरह से होगा, हो सकता है ये एक्स हो, ये हो सकता है यहाँ पर एक्स हो। तो फिलहाल हमने एक्स वाई डाल दिया। फिर क्यू आर ऐसे जा रहा है, और क्यू आर किसके बराबर है? वाई जेड के। तो हमने वाई जेड के, क्यू आर किसके बराबर है? वाई जेड के। और पी आर किसके बराबर है? एक्स जेड के। तो बिल्कुल इसी रेशो में है। ठीक है, जब सिमिलर की बात करते हैं, याद रखने सारे के सारे सिमिलर हैं, कहीं ना कहीं सिमिलर का साइन दे रखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। करते हैं इसको क्वेश्चन। पहला काम है फिगर बनाना, और जब फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चंस और इजी लगेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? क्यू आर पी हम इसको ऐसे लेके गए तो इसको भी ऐसे ही लेके जाना है। यहाँ पर लिखा था क्यू आर पी, तो इसको अगर लेके गए तो वाई जेड एक्स होना चाहिए था। क्या ये वाई जेड एक्स है? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, क्यू पी आर ऐसे गए तो इसको भी ऐसे ही जाना चाहिए, वाई एक्स जेड। क्या वाई एक्स जेड लिखा है? नहीं लिखा, ये भी गलत हो जाएगा। पी आर क्यू, तो ये ऐसे ही जाना चाहिए, एक्स जेड वाई, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। बाकी इसको भी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। आर क्यू पी, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, तो इसका नाम हो जाना चाहिए जेड वाई एक्स। जेड वाई एक्स नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले 4 पढ़ लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है, लिखा है इफ द शैडो ऑफ अ गर्ल, एक गर्ल की शैडो इज √3 टाइम्स ऑफ हर हाइट, उसकी हाइट का √3 टाइम्स है,
तो सबसे पहले हमने एक गर्ल बनाई, एक गर्ल है मान लो ए बी, इसकी हाइट हमें नहीं पता था, हमने एक्स मान लिया, लेकिन जो इसकी परछाई होगी वो कितनी होगी, √3 टाइम्स। देन फाइंड द सन इज इंक्लाइंड एंड एट एंगल ऑफ, सन उससे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये वाले की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा। तो फिलहाल इसको मान लिया हमने थीटा, थीटा के सामने वाला होता है पी और बगल वाला होता है बी, पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में, फॉर्मूला पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितनी है एक्स और बेस कितना हो गया √3x, ठीक है। x से x कैंसिल कितना आ गया 1/3 और टेन थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। टेन थीटा 1/3 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री का होता है, मतलब टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30, इसलिए हम कह सकते हैं थीटा क्या होगा 30, और ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, जिसने सपोर्ट मेटेरियल कर ली होगी बहुत बढ़िया, या जिसने 9th में पढ़ लिया होगा मीन, उसके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इस वाले टर्म में एनसीईआरटी बुक में तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब जब है नहीं तो कोई टीचर क्या ही करे, इस बार का पेपर इतना बेकार बना रखा है क्या कहना। तो फिलहाल चलो हम बताते हैं क्या ही है क्वेश्चन। लिखा था इफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक जो मीन है किसका, एक m है, m+2 है, m+4 है, m+5 इज, तो याद रखना m अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब कुछ और नहीं, मीन की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो मीन निकालने के आपने 10th में 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, और जब अनग्रुप्ड डाटा होता है, जब डाटा सिर्फ नंबर्स में 2-4 नंबर होते हैं या 4-5 नंबर होते हैं, तो उसमें मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन। और इस क्वेश्चन में मीन कितना दे रखा है 5, तो मीन की जगह पे रखा हमने 5, और जो ऑब्जर्वेशन थे उनका क्या करना है सम, पहला ऑब्जर्वेशन m, दूसरा ऑब्जर्वेशन m+2, तीसरा ऑब्जर्वेशन m+4, चौथा ऑब्जर्वेशन m+5, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया। इसके नीचे कोई नंबर नहीं बन, क्रॉस मल्टीप्लाई, m + m + m + m, ये तो हो गया 4m, 6 + 4 10, 10 + 2 12, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20, प्लस का 12 इधर गया माइनस का, और माइनस करते वैल्यू आ गई 8, 4 मल्टीप्लाई का इधर गया डिवाइड का, और डिवाइड करते वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 2, और ऑप्शन नंबर है आपका बी, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर था ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है, देखो निकाल लेते हैं फटाफट। देखो भाई 6th क्वेश्चन है, आपको लिखा है cos 0, tan 1, cos 2, tan 3, ऐसे ही चलते हुए जा रहा है, और आगे लिखा है, मतलब ये बीच में काफ़ी सारी वैल्यूज होंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब कुछ होगा, और लास्ट में लिखा है cos 90। आप लोगों को पता होना चाहिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है। cos 90 की वैल्यू होती है 0, और ये सभी मल्टीप्लाई में थे, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, आंसर क्या होता है 0, इसीलिए हमने बोला कि इसका आंसर क्या होगा 0, मतलब बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कहा गया है एक ये तो हिंदी में निकाल लिया हमने, इंग्लिश में निकालते हैं, ठीक है। देखो अब अगला लिखा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल है तब के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो याद रखना इसमें इक्वेशन आपको दे रखी है और इसके जीरो इक्वल है। अब जीरो इक्वल है इसका मतलब होता है कि अब आपको चैप्टर नंबर थोड़ा सा 4 करना पड़ेगा।
अब जीरोस जब भी इक्वल होते हैं तो d बराबर होता है 4, और d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कब केस होता है? जब रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल मतलब सॉल्यूशंस आर इक्वल। अब क्या करोगे? b की जगह पे रख दो, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका a, और ये हो गया आपका c। तो b की जगह पे रख दिया हमने -1। क्या रख दिया? -1। माइनस का माइनस, 4 का 4, a की जगह पे क्या रख दें? k, और इनटू c की जगह पे क्या रख दें? k इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस का 4 k इंटू के होता है k स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस का 4k स्क्वायर इधर आया तो प्लस का, ये 4 मल्टीप्लाई का था इधर गया डिवाइड का। स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया 1/4। 1 रूट से निकला तो 1 ही आ जाएगा, और 4 निकला तो 2। याद रखना रूट से हमेशा दो वैल्यू निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी आपका ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें कि MN पैरेलल है AC के। तो हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बनाया, ABC, और कुछ इस तरह से बनाया कि MN जो है वो पैरेलल हो जाए किसके? AC के। और ये भी दे रखा है कि BN अपॉन में NC, BM अपॉन में AM बराबर है 1/2। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ से इन्होंने खुद ही चीज़ें दे रखी है, जैसे कि BN की वैल्यू 1 हो गई और BM की वैल्यू 1 हो गई। BN क्या? ये, इसकी वैल्यू हमने 1 लिख दी, और अगर BN की वैल्यू 1 है तो CN की वैल्यू क्या हो गई? CN कह दो या NC कह दो, इसकी वैल्यू हो गई 2। CN की वैल्यू हो गई 2। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया? 2 बन गया। ठीक है, सेम काम BM 1 दे रखा था, BM 1 दे रखा था, और AM कितना दे रखा है? 2। तो आपसे पूछ रहा है बताओ MN अपॉन में AC, MN अपॉन में AC। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल होगा सिमिलर। क्या होगा? सिमिलर। क्यों? बिकॉज ऑफ एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से ये होगा, और हमने लिखा नहीं क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन था। तो एक चीज़ याद रखना, BM यहाँ से यहाँ तक ये कितना था? BM ये हमने क्या माना था? 1। और जब बात करें BA तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई भाई? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी 1, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी 2। तो पूरा अगर प्लस कर दे तो ये हो गया 1 + 2 हो गया 3। तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 1 है, ये 1 है, मतलब तीनों चीज़ें इसकी 1 1 हो गई। ये रेशो है, कुछ और नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया था MN अपॉन में AC, तो MN अपॉन में AC, MN अपॉन में AC रख दो वैल्यूज को, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो CPCT से उनका रेशो जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो वो हमने CPST से बराबर कर दिया, CPCT नहीं CPST से। तो अब आप BN लिख दो 1, अगर BN लिखा तो BC हो जाएगा, और BC कितना है? 3, चाहे आप ऐसे ले लो, या BM अपॉन में AB कर दो, BM अपॉन में BA या AB कुछ भी लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3। आपका आंसर खत्म। ठीक है, एक नंबर में मुझे पता है ये क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड दिए हुए हैं। ओके, अब अगली बात करते हैं। इफ A² एंड B² आर टू को प्राइम, अगर ये दो को प्राइम है तो A और B क्या होंगे? अगर ये दो को प्राइम है तो जरूरी नहीं है कि वो इवन ही हो, या जरूरी नहीं है कि वो ऑड ही हो। नॉट को प्राइम, वो को प्राइम नहीं होंगे। अगर A² और B² को प्राइम है तो A और B भी को प्राइम होंगे। ठीक है, A और B भी को प्राइम होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पर लिखा है एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट C। हमने एक ट्राइंगल बनाया राइट एंगल एट C पर, 90 डिग्री कहाँ पर है, C पर है। अब लिखा था साइन A जो है वो है 8/17, तो हमने A इधर लिखा और B इधर लिख दिया, ठीक है। तो जो भी थीटा था वो हमारा अभी A हो गया, तो इसके सामने वाला होता है P, बगल वाला होता है B और 90 के सामने वाला होता है H, है ना। साइन A दे रखा था 8/17, P आपका है 8 और H है आपका 17। P की जगह पे रख दिया हमने 8 और H की जगह पे रख दिया 17। अब हमें एक चीज़ नहीं पता, तो बेस निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, वो लिखा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हमने लगा दिया है। तो फॉर्मूला होता है H² = P² + B²। H की जगह पे क्या रख दें 17, P की जगह पे क्या रख दें 8 और B हमें नहीं पता। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, और माइनस करते ही वैल्यू कितनी बन गई 225, ये B² था, ठीक है। और जैसे ही स्क्वायर इधर गया तो B की वैल्यू कितनी आ गई 15, 225 किसका रूट होता है 15 का होता है। हमने बेस निकाल दिया। अब हमें बोला गया था साइन B की वैल्यू क्या होगी, साइन B का फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, बस इस बार जो थीटा है वो P बन गया, B बन गया, तो इसके सामने वाला जो होगा वो P हो जाएगा, और वो H तो है ही हमारे पास, तो P कितना हो गया 15 और H हो गया आपका 17, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। पेज भी पलट लेते हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लिखा है if the diameter of two circles are 18 and 24, then the diameter of the circle having area equal to the sum of the area of the two given circle is। दो सर्कल का डायमीटर आपको दे रखा है, एक का दे रखा है 18, तो इसको D1 हमने कह दिया, एक का दे रखा है 24, तो इसको हमने D2 कह दिया। इसका डायमीटर पूछा गया है, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल पूछा गया, तो इसका डायमीटर हमें नहीं पता, ठीक है। अगर डायमीटर पता है तो इसका रेडियस कितना होगा 9, इसका रेडियस कितना होगा आधा कर दो, ठीक है, इसका रेडियस फिलहाल हमें निकालना होगा। अब क्वेश्चन में एक चीज़ बोल दी थी कि एरिया हमें उस सर्कल का डायमीटर निकालना है जिसका एरिया इक्वल होगा इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों का ही हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ टू सर्कल रखा हमने, एरिया ऑफ टू सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब इन दोनों का एरिया किसके बराबर होगा एरिया ऑफ न्यू सर्कल, इसकी जगह पे आप न्यू सर्कल लिख सकते हो, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला जो होता है πr² होता है, इसके लिए भी πr² रखा, इसके लिए भी πr² रखा, बस इसके r को r1 से डिनोट कर दिया, इसके r को r2 से डिनोट कर दिया, इसके r को कैपिटल R से डिनोट कर दिया। कुछ कॉमन निकला यहाँ से, कॉमन निकला पाई, अंदर क्या बचा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 कितना था 9, r2 कितना था 12, r1 का स्क्वायर हो गया 81, 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब इनको प्लस कर लो तो आ गया 225, ये स्क्वायर में था इधर गया तो रूट में, और जैसे ही रूट निकाला तो कितना आ गया 15, ये तो रेडियस निकला ना। अगर हमें डायमीटर निकालना है तो क्या करें, इसका दुगना कर दो, और दुगना कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 30, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, लिखा था द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दे रखा है 12 से 28। जब भी कभी क्लास मार्क निकालते हैं तो क्लास मार्क कुछ और नहीं xi को ही कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या इसको आप कह सकते हो ऐसे भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 12, ये माइनस नहीं है, ये बोल रखा है 12 से 28 तक के, ठीक है। तो 12 लोअर लिमिट हो गया और ये हो गया आपका अपर लिमिट, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो,
और जैसे ही इन दोनों को प्लस किया तो 40 आ गया, 2 से डिवाइड करते ही वैल्यू क्या बन गई 20। तो क्लास मार्क जो हो गया वो आपका हो गया 20। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा था द पेयर ऑफ इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लाइन विच आर। अब ये ग्राफिकली अगर इसे हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखा x इक्वल टू 3, इसमें किसका नाम नहीं है, y का नाम नहीं है, बस x की वैल्यू 3 पर इसको y के पैरेलल बना दो, तो ये जो लाइन बनी ये बन गई x इक्वल टू 3 के। दूसरे केस में देखा है y इक्वल टू -4, अब इसमें किसका नाम नहीं है, x का नाम नहीं है, तो ये लाइन बनेगी x के पैरेलल, बस y की जगह पे -4 ले लो, सपोज दैट यहाँ पर -4 है, तो इसको x एक्सिस के पैरेलल बना दो, तो ये लाइन और ये लाइन कहीं ना कहीं पे कटेंगी, तो x पे जो कट रही है वो कोऑर्डिनेट हो गया 3 और जो y पे कट रही है वो कोऑर्डिनेट हो गया 4। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया दे रखा है और उसका पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, जब एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल कितना, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था, और इसको कट पिट करके आया, यहाँ पर बचा 7 और एक 7 ये स्क्वायर का इधर गया तो रूट में, तो आर की वैल्यू जो आ गई वो 7 सेंटीमीटर आ गई। आपको पूछा गया था पेरीमीटर बताओ इसका, पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 का 2 रखा, पाई बराबर होता है 22/7 और आर हमने कितना निकाला 7, तो 7 रख दिया, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर भी कौन सा होगा 44 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें कहा गया है आपसे, देखो 2 नंबर दे रखे हैं, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, मतलब इन 2 नंबर का एलसीएम दे रखा है 448, 4848, तो बताओ एचसीएफ क्या होगा। फर्स्ट चैप्टर में ही फॉर्मूला है एलसीएम का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं एचसीएफ से तो निकलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम तो दे रखा था 48 48 48 48, एचसीएफ हमें नहीं पता था, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वो जो 2 नंबर दे रखे थे उनका मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये पूरा मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो 101 आया और इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, तो आपकी जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई 4। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन, अगर ये लाइन और ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन है तो बताओ वैल्यू ऑफ के क्या होगा। अब कोइंसिडेंट लाइन है तो कोइंसिडेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 है आपका 3 रख दिया, a2 है आपका 9 रख दिया, b2 है आपका -2 रख दिया, और b2 है आपका k तो k रख दिया। बाकी इनकी ज़रूरत नहीं है, रखना चाहो तो रख सकते हो, यहाँ पर 7 रख दिया और यहाँ पर 21 रख दिया। इसको इससे कट किया तो कितना आ गया
तो देखो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, के 1 जा के और 6 2 जा 3 2 जा 6, किसका, माइनस का, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस का 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई फिर से कह रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस में नहीं है, तो आप लोग ये ना समझे कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, तो देखो भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द मीन ऑफ 6 नंबर इज दिस, 6 नंबर का मीन जो है वो है 16, और अगर उसमें से एक नंबर निकाल देते हैं विद द रिमूवल ऑफ अ नंबर, एक नंबर को रिमूव कर देते हैं, तो बचे हुए नंबर्स, पहले 6 नंबर थे, अगर एक नंबर निकाल देंगे तो नंबर कितने बचेंगे, 5, और उनका जो मीन है वो दे रखा है 17। तो बताओ निकाला गया नंबर कौन सा होगा। ओके, तो देखो एक्चुअली मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना दे रखा था, देखो मीन दे रखा था 16, मीन ऑफ 6 नंबर इज 16, तो मीन जो है वो है 16, तो मीन की जगह पे 16 रखा। सम ऑल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सम ऑफ ऑल 6 ऑब्जर्वेशन, और अपॉन में टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे 6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम डिजिट, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 96। ठीक है, अब आगे बोला गया था एक नंबर को रिमूव करना है, रिमूव 1 नंबर। अगर एक नंबर को रिमूव करेंगे तो इस केस में न्यू मीन बराबर हो जाएगा न्यू सम और अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, और न्यू मीन भी आपको दे रखा था कितना, न्यू मीन हमें दे रखा है 17, 17 लिख दिया, और न्यू सम तो हमें नहीं पता होगा, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे 5, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो न्यू सम 1 जा न्यू सम, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया 85। तो याद रखना जो एक नंबर निकाला है 6 ऑब्जर्वेशन का सम इतना था और 5 ऑब्जर्वेशन का सम इतना है, तो जो एक नंबर निकाला था वो पता चल जाएगा। तो रिमूव्ड नंबर कैसे निकलेगा, इसके टोटल में से ये वाला सम माइनस कर दो, तो जो आपका आंसर आया वो 11 आया, तो ऑप्शन नंबर आपका 11 इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर है 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है इफ दिस इज अ जीरो, अगर ये इसका जीरो है तो के की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, जब भी कभी कोई जीरो होता है तो जीरो का काम ही होता है कि अगर उसे इक्वेशन पे रख दे तो वो इस इक्वेशन को जीरो बना देता है। तो मतलब इसी इक्वेशन में x बराबर क्या रख दो, -4 रख दो, x बराबर -4 रखा, x बराबर -4 रखा, और बाकी सबको सेम इक्वल टू 0। 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 का 4, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर गया, साइन चेंज, ये दोनों प्लस के थे तो दोनों ही माइनस के हो गए, इक्वल टू 0। इसको इससे प्लस किया, ये माइनस का 3 के इधर गया तो प्लस का हो गया, और बाद में -2, इसको इससे माइनस किया 18, ये मल्टीप्लाई का 3 था, इधर गया डिवाइड का, और डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 6। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर जो है उसमें लिखा है, देखो असर्शन ए आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ 8 sec स्क्वायर ए माइनस 8 10 स्क्वायर ए माइनस 3 इज 5। तो एग्जैक्टली हमें पहले चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको बराबर किसके हमें चेक करना है, 5 के, इसके बराबर हमें किसको चेक करना है, 5 के। ठीक है, दोनों के पास 8 कॉमन है, हमने 8 बाहर निकाल दिया, अंदर बचा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, माइनस का 3 इक्वल टू, और हमें पता होना चाहिए ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, 1 का। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बगल में 8 था 8 लिख दिया, माइनस का 3 इक्वल टू 5, 8 1 जा 8, 8 में से माइनस करो 3 तो कितना हो गया 5, तो दोनों बराबर आ गए, तो मतलब ये तो हो गया ट्रू। और दूसरे वाले में देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1, और यही फार्मूला तो यूज़ किया, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है।
तो ये जो ऑप्शन है ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये दोनों के दोनों ट्रू है, ठीक है। एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो रीजन था ये वाला, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था इसका आंसर, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही हमने यूज किया ऊपर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं भाई 20 क्वेश्चन क्या लिखा है। अब 20 क्वेश्चन लिखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। जब ए बी सी डी इसने नाम दे दिया तो हम फिगर जब बनाते हैं ना तो लाइन से नाम लिखते हैं। ए बी सी डी ऐसे लिखोगे, ए बी सी डी अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, ए बी सी डी। और क्वेश्चन में दे रखा है ए बी जो है वो बराबर है बी सी के, और ए डी जो है वो बराबर है, ठीक है। तो बताओ देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये तो हो गया भाई सीधे सीधे फॉल्स। अब अगला है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम वो होता है जिसके दोनों पेयर अपोजिट साइड के क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये चीज़ ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, ए इज ट्रू बट आर इज, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ए इज फॉल्स होगा और आर इज ट्रू होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में सेक्शन बी से स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपसे, ए लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट एस एंड एन। हमने सबसे पहले ना एक फिगर बना लिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। हमें नहीं पता कहाँ पे कर रहा है, लेकिन इतना पता है एक्स एक्सिस पे कट रहा है एस पॉइंट पे और वाई एक्सिस को कट रहा है एन पॉइंट पे। जब भी कभी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करते हैं ना, जब एक्स एक्सिस पे कट करता है तो हमें एक्स नहीं पता होता, लेकिन वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और जब ये वाई एक्सिस पे कट करता है तो हमें एक्स कन्फर्म रहता है कि 0 होगा, वाई भले ही ना पता हो, कोई बात नहीं। और यहाँ पर लिखा था इफ़ ए पॉइंट 2, -3, जो 2, -3 है इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एस एन। एस जो है, ये जो पॉइंट है, नाम नहीं पता इसका, 2, -3 लिखा है और ये लिखा था ये जो है मिड पॉइंट है। तो बताओ एस का और एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोई बात नहीं, जब एक मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं और फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसे x1 x और y कहोगे, इसे x1 y1 कहो और इसे x2 y2 कहो, ठीक है। x कितना है आपका 2 लिख दिया, x1 कितना है इसका, वो है x रख दिया और प्लस x2 कितना है, वो है 0 और अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 को लिखते नहीं है, x1 जा हो गया x और 2 जा हो गया 4। तो कोऑर्डिनेट जो बना s का वो बना 4, 0। सेम काम हम y की तरफ भी करेंगे। तो -3 इक्वल टू 0 प्लस y अपॉन में 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो वैल्यू कितनी आ गई। बढ़ते हैं आप 22 क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई 22 क्वेश्चन कहता है आपसे फाइंड द ज़ीरो हमें निकालने हैं, किसके, इसके। अब सबसे पहले 0 हम निकाल देंगे, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ के आएगा, ठीक है। और अगर इन टर्म्स ऑफ के वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो फॉर्मूला है आपका चौथे चैप्टर का, जो आई थिंक फर्स्ट टर्म में आपके नहीं आ रहा था, फिर भी वो यहाँ पर लिखा है, तो कोई चॉइस भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इस वाले केसेस में मैं आपको बिना उसके आंसर नहीं निकाल के दिखा सकता, किसी भी तरह से नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें और कुछ नहीं दे रखा कि के की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं या क्या निकाल सकते हैं। करते हैं। अब पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है चौथे चैप्टर में, b² - 4ac। b की जगह पे रखा -5
माइनस का माइनस, 4 का 4, ए की जगह पे क्या रख दें, कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, और सी की जगह पे ये पूरी क्वांटिटी हमने रख दी। इस के को अंदर भेज दिया, के स्क्वायर, ओके ठीक है। यहाँ पर भाई मैंने थोड़ी सी शायद मिस्टेक कर दी है, तो उसके लिए सॉरी। ये यहाँ पर माइनस का साइन है और मैंने गलती से प्लस लगा दिया है, दिस इज़ माई मिस्टेक, ओके चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 1 जा 4, अब इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 4 के स्क्वायर, और 5 चौके 20, किसका 20 हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा। 25 में से माइनस किया 20 तो ये बचेगा 4, ठीक है। और अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 20d कह सकते हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a कह सकते हो। माइनस का माइनस रखा, b की जगह पे क्या रख दे, b की जो वैल्यू थी वो थी -5, -5 प्लस माइनस अंडर रूट में जो आपने ये d निकाला था उसे रख दो, 4k स्क्वायर, और ये होगा प्लस का 5, ठीक है। और अपॉन में a की जगह पे क्या रख दें, 1। तो बस यही आपका आंसर हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट में 4k स्क्वायर प्लस, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। किसी भी तरह से आपकी x की जो वैल्यू होगी वो यही होगी और कुछ नहीं हो सकती। इसके बाद बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला नहीं है, आई थिंक यही क्वेश्चन है, 22 का ही दूसरा पार्ट है, और वाला पार्ट है। तो यहाँ पर क्या था, आपको दिया हुआ था एक इक्वेशन दे रखी है, आपको बोला गया फाइंड करो वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा एक काम होता है अल्फा प्लस बीटा निकालो, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालें, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। माइनस का माइनस रखा, बी कितना है इसका 7, और ए कितना है, इसके बगल में कोई नंबर नहीं है तो 1, तो ये हो गया माइनस का 7, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 7। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी की जगह पे क्या रख दें 10, और ए की जगह पे रख दिया एक्स स्क्वायर, के बगल में कोई नंबर नहीं है तो 1, तो आपका आ गया 10, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो, दोनों निकाल दिए हमने। हमें बोला गया था वैल्यू निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखते ही आपको फॉर्मूला लगाना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख दिया -7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रख दिया हमने 10। अब इसका स्क्वायर जो होता है 49, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 20, माइनस करते ही वैल्यू कितनी आ गई 29, तो इसका आंसर होगा 29, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 23। अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है द फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। लार्जेस्ट सर्कल का एरिया बताना है जो एक सर्कल के इन में हो, इंस्क्राइब करे मतलब अंदर हो, तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, और सबसे बड़ा है तो वो हर जगह से टच करते हुए जाएगा, ठीक है। स्क्वायर की रेडियस दे रखी है 7, आई मीन साइड दे रखी है 7। अगर ये पूरा 7 है तो कहते हैं हम ये भी 7 होगा, विच इज़ द डायमीटर। डायमीटर 7 है तो रेडियस होगा आपका 3.5। बस अब आपको इस सर्कल का एरिया निकाल देना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर रखा 22/7, आर की जगह पे रखा 3.5, स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया, 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूनी 7, 2 से इसको डिवाइड किया 11। अब 11 का मल्टीप्लाई 3.5 से कर दोगे तो जो आपका आंसर आया वो आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही उतार दिया हमने, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, और कोसेक 60 की वैल्यू होती है √3/2, अपॉन में सेक 30 की वैल्यू होती है √3/2,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। अब एलसीएम ले रहे हैं, थोड़ा ईजी तरीके से लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, फिर माइनस इसको सेम उतार दिया और रूट वाले को अभी सेम उतार दिया। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, दोनों को प्लस कर दिया 3/2, माइनस का रूट 3/2 और इस चीज़ को बस पहले लिख दिया। तो 3/2 इधर भी आ गया और ये हो गया रूट 3/2। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी मतलब सेम उतर जाता है। ये सेम उतार दिया और ऊपर वाले नंबर सेम, सेम काम, नीचे वाला नंबर सेम तो ऊपर वाले नंबर को भी सेम उतार दिया। 2 से 2 कैंसिल, बचा जो आपका। अब इसका सिर्फ रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जितना भी नंबर नीचे आता है उसी को ऊपर नीचे उतार देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का उतार दिया। अब गलती से ये पूरा सेम हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। और नीचे में ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 आ गया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 3 होता है 12, माइनस का माइनस 3 2 जा 6, रूट 3 का रूट 3, और इसको इससे माइनस कर दोगे तो 6 आ जाएगा। ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों के पास 6 है, 6 बाहर निकाल दिया, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो 2, इसको तो पूरा ही बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, सिर्फ रूट 3। 6 से 6 कैंसिल, आपका आंसर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर और वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप P/B वाला कर सकते हो मेथड लगा के, और मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए एक ट्रिक अपनाया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन में दे रखा था 5 tan थीटा, 5 tan थीटा बराबर 3, तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होगा। ये 5 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, ठीक है। बस इतना रख दिया, याद रखना हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्वेश्चन में लिख दिया 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। बस एक छोटा सा ट्रिक किया मैंने, वो ये कि ऊपर के नंबर को मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को ही डिवाइड कर दिया cos थीटा से, ठीक है। इसके नीचे भी cos थीटा लगा दिया, इसके नीचे भी cos थीटा लगा दिया, इसके नीचे भी cos थीटा लगा दिया और इसके नीचे भी cos थीटा लगा दिया। ये कटा नहीं है, गलती से मैंने काट दिया था, ठीक है। तो 5 का 5 उतर गया, sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, माइनस का माइनस 4 का 4 और cos से तो cos कैंसिल है ना, डिवाइड होके तो 1 आ गया ना, तो 4 1 जा 4। सेम काम 5 का 5, इसका हो गया tan थीटा और प्लस 4, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो गया। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं, 5 का 5 रख दो। tan थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है 3/5, 3/5 माइनस 4 आगे रख दिया, सेम काम 5 का 5 tan थीटा की जगह पे रखा 3/4 और प्लस 4, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर बचा 3 माइनस 4 और नीचे बचा 3 प्लस 4। इसको इससे माइनस किया तो माइनस का 1 और इसको इससे प्लस किया तो ओके। बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। अब 25th क्वेश्चन कहता है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और यूनिक सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, b1 कितना है माइनस का p और b2 कितना है 2। इतने से ही काम चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3p इज नॉट इक्वल टू 1 जा 2, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, तो बस यही आपका आंसर हो गया। p इज नॉट इक्वल टू -2/3, माइनस का भी नीचे नहीं रहता, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपसे, देखो एक स्ट्रीट बल्ब है इज फिक्स्ड ऑन अ पोल ऑफ हाइट 10 मीटर। ये रहा पोल, पोल की हाइट थी 10 मीटर और इसके टॉप पर बल्ब फिक्स कर रखा है। एक वुमेन जो है ना खड़ी है जिसकी हाइट है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। कास्ट अ शैडो, और इसकी शैडो कितने की बन रही है, तो अगर यहाँ पर बल्ब है तो शैडो तो भाई इसकी इसी तरफ बनेगी,
तो मान लो ये शैडो बन रही है ना, तो इस तरह से बन रहा होगा। तो बताओ हाउ फार, फाइंड हाउ फार इज सी स्टैंडिंग फ्रॉम द पोल। तो हमें बताना है कि ये जो औरत है पोल से कितनी दूरी पर खड़ी है, मतलब हमें निकालना है BE। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि भाई ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल होगा सिमिलर। क्या होगा? सिमिलर। तो वो हमने सिमिलर किया नहीं है, तो बस दिखा दिया है। दिखाया कैसे? बस ए लिख दिया। याद रखना ये होगा कॉमन और ये होगा ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब जब ये है तो हम कह सकते हैं CPST से इनकी साइड का रेशो क्या होगा? बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ AB अपॉन में DE और फिर दिस बटे में दिस, BC बटे में CE, CPST। अब AB हमें पता था कितना है? AB हमें पता था 10, हमने लिख तो दिया ये। AB की जगह पे रखा 10 और DE की जगह पे रखा 2.5 इक्वल टू BC हमें नहीं पता था तो हमने BC रख दिया और CE पता था 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 2.5 BC, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 5 × 10 लिख दिया हमने। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, तो 10 दूनी 20। तो BC की वैल्यू क्या निकाल दी हमने? 20। हमें BC थोड़ी निकालना था, हमें निकालना था BE। तो BE कितना होगा? BE होगा BC में से माइनस कर दो EC। BC निकाला 20 और ये था आपका 5, माइनस कर दिया तो आपका आ गया 15। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, इसी का और वाला क्वेश्चन है। और वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो, और वाले क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्राइंगल है ABC, P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। P पॉइंट है AB पर, Q पॉइंट है AC पर। कुछ इस तरह से कि BP बराबर है CQ। क्या था? BP ये साइड बराबर है CQ इस साइड के। ठीक है, और साथ में ये भी दे रखा है कि एंगल B किसके बराबर है? मतलब एंगल B बराबर है एंगल C के। तो हमें शो करना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल ABC और कहा कि एंगल B बराबर है C। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था, है ना। और हमने कहा जब कभी किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है। मतलब इसके सामने की साइड ये, एंगल B के सामने वाली साइड है AC, तो AC बराबर होगा एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है? AB। ठीक है, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब हम कह सकते हैं देखो, और क्वेश्चन में गिवन था कि CQ बराबर था BP के, क्वेश्चन में गिवन था। हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, AC को माइनस कर दिया CQ से और AB को माइनस कर दिया PB से या BP से। AC को माइनस कर दिया CQ से तो ये बचा AQ और AB को माइनस कर दिया BP से तो ये बचा AB। इतना लिख दिया। अब हमें जो काम करना है वो करते हैं। अब उसमें लिखा हमने ट्रायंगल ABC। अब हम कह सकते हैं दिस बटे में दिस बराबर है दिस बटे में दिस, है ना, क्योंकि हमने बता दिया ये इसके बराबर है और ये तो इसके बराबर दे ही रखा था। तो हमने लिख दिया AP बटे में ये क्या लिख दिया मैंने? AP बटे में BP है ये। ठीक है, AP बटे में BP बराबर होगा AQ बटे में CQ। और जैसे ये हो गया तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 क्या कहता है क्वेश्चन देखो। 27th क्वेश्चन कहता है प्रूफ दैट दिस इज इरेशनल। अब इरेशनल वाले क्वेश्चन रटने वाले होते हैं, तो पढ़ते हैं करते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं? लिखते हैं लेट अस एज्यूम दैट दिस इज रेशनल सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इसको लेट कर लिया कि ये है एक रेशनल नंबर जिसको हम अपॉन में लिख सकते हैं।
तो हमने दिस इक्वल टू ए अपॉन बी। अब क्या करते हैं, रूट वाले नंबर को अकेला करते हैं। ये माइनस का रूट 3 था, इधर गया तो प्लस का, और ये पूरा प्लस का था, इधर गया तो माइनस का। ठीक है, इतना बन गया। तो हमने कहा कि भाई ये जो है रेशनल है। क्या है, रेशनल। और जब ये रेशनल है तो रेशनल बराबर है इसके, तो हम कह सकते हैं ये भी रेशनल है। लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट दिस इज इरेशनल। हमें पता है ये इरेशनल होता है, और जब ये इरेशनल है, दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स अवर एजप्शन, ये हमारे एजप्शन को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट, तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पता नहीं क्यों दे दिया आप लोगों को। चलो दे दिया है तो हम समझाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ये दो इक्वेशन दे रखी है और सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मत लगाना, आंसर नहीं आएगा। इसका एक ईजी तरीका होता है जिसको हमें फॉलो करना है, तो जिससे ईजिली आंसर निकल जाता है। और वो क्या है, सबसे पहले ना इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक बार इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड कर दो मतलब इसको तो मैंने ऊपर नीचे उतार दिया, और ऐड करते हैं तो इक्वेशन पे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, नीचे वाली इक्वेशन पे के साइनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे नंबर लिखे थे वैसे आ जाएंगे। तो ऐड कर दिया, आप देखो सॉल्व करो, इसको इससे सॉल्व किया माइनस का 36, इसको इससे सॉल्व किया माइनस का 36, इसको इससे सॉल्व किया तो 72 आ गया। कॉमन निकाला माइनस का 36, अंदर बचा एक्स प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई का इधर गया डिवाइड का, और डिवाइड कर दिया तो आ गया 2, माइनस का भी नीचे नहीं रहता, ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इन दोनों को प्लस करते एक इजी इक्वेशन बन गई। इसी तरह से एक बार कर दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को सेकंड से। कैसे करेंगे, उतार दिया सेम, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर के जो ये जो साइन होते हैं ना वो सारे चेंज होते हुए चलते हैं। ये माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, अब इसको इससे प्लस किया तो हो गया 300x माइनस, और इसको इससे सॉल्व किया तो 300y हो गया। ठीक है, और दोनों ही प्लस किया तो इन दोनों को प्लस किया तो 600 हो गया। कॉमन निकल रहा है 300, 300 कॉमन निकला, 300 एकम 300, 300 दूनी 600। तो x माइनस वाई कितना आ गया। अब इन दोनों को देखो सॉल्व करना कितना इजी है। x प्लस वाई बराबर है -2, x माइनस वाई बराबर है 2। ये प्लस का है माइनस का ऑटोमेटिक कट गया, x और x होता है 2x, और इसको भी सॉल्व करके क्या आ गया 0। तो ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो, और 0 के नीचे कुछ भी आंसर क्या होता है 0। मतलब x की वैल्यू इनडायरेक्टली हमने क्या निकाल दी 0, और जब x पता चल गया तो y भी पता चल जाएगा। हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू -2, x की जगह पे रखा 0, y हमें पता नहीं था, ये हो गया -2, 0 को लिखते नहीं तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, ये और वाला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, देखते हैं और वाला क्वेश्चन क्या था इसका। ये रहा क्वेश्चन, देखो भाई यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज। तो सबसे पहले ना हम नंबर को लेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने मान लिया yx, ये वंस प्लेस है और ये है टेंस प्लेस। और इनको लिखने का तरीका ये होता है कि जब भी टेंस प्लेस वाला होता है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस वंस प्लेस को 1 से। तो एग्जैक्टली इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10y प्लस x। तो सबसे पहला काम तो हमने यूनिट प्लेस को लेट कर लिया x और टेंस प्लेस को लेट कर लिया y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अभी जो नंबर था वो ये था, तो इसको हम कह सकते हैं 10y प्लस x, और इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो ये xy हो जाएगा। तो इससे कौन सा नंबर बना 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, इन दोनों का जो सम था वो था 110 के बराबर। ठीक है, प्लस हटा दो, 10y प्लस वाई, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर।
दोनों को प्लस किया तो 11x और 11y, ठीक है, 10x और 1x हो गया 11x, इन दोनों को प्लस किया तो 11, कॉमन निकला 11। अब अंदर क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू दिस, 11 कम 11, 11 धम, ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 10। अब अगला केस देखते हैं। अब अगला केस कहता है क्वेश्चन, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल जो नंबर था हमारा वो था yx, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10y प्लस x, तो इस वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो 10, घटा दिया फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, द न्यू नंबर जो नया नंबर बनेगा इज 4 मोर, जो न्यू नंबर बनेगा इज 4 मोर देन 5 times the sum of the digits of the original number. The new number is, जो न्यू नंबर होगा आपका y प्लस एक्स, ओके, जो नया नंबर बन जाएगा माइनस करने के बाद, द न्यू नंबर इज 4 मोर, 4 मोर बोला इसलिए हमने क्या कर दिया, 4 को प्लस कर दिया, किससे, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो भी आपका ओरिजिनल नंबर है उनको सम कर दो, क्या कर दो, सम कर दो। तो जो ओरिजिनल नंबर था हमारा वो था yx, अब इन दोनों को डिजिट्स को अगर मैं सम कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं 4, तो जो इक्वेशन बनकर आएगी वो इक्वेशन ये है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो सब्सटीट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन से, तो आपकी y की वैल्यू निकली 6 और x की वैल्यू निकली 4, ठीक है। इनडायरेक्टली आपका आंसर, हमारा जो नंबर था वो था yx, तो y की जगह पे हमने 6 निकाला तो 6 रखा, x की जगह पे 4 निकाला तो 4 रखा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आई मीन 29, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग सिर्फ देख लो सॉल्यूशन और पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ नया क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा कराने में इंटरेस्ट आएगा और आपको भी मज़ा आएगा वीडियो देखने में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया था 144 कार्टून है, किसके, कोक के, 90 कार्टून है पेप्सी के, इनको स्टैक किया जाता है कैंटीन में बनाने के लिए, स्टैक ऑफ द सेम हाइट एंड सेम कंटेन कार्टून्स ऑफ द सेम ड्रिंक, बट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स। देखो ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है या हाईएस्ट नंबर बोलता है तो हम HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF। तो बस 144 और 90 का HCF निकाला हमने, 144 का HCF निकालने का तरीका ये होता है और 90 का HCF निकालने का तरीका ये फैक्टर निकाला, फैक्टर में हमने इनको आगे रख दिया, फिर हम HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन बन जाता है और जो कॉमन बनता है उसका बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आता है ये हो गया आपका HCF, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर, ये एक लैडर है, ये रही एक लैडर और ये खड़ी है एक पोल पर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, तो ऑब्वियसली नीचे से बन रहा होगा 60 डिग्री का, एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 8.5 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, इस पोल से इस लैडर का जो फुट है वो दूरी कितनी है, 8.5 मीटर। तो बताओ हाइट ऑफ द पोल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने नाम रख दिया ABC, थीटा के सामने वाला P होता है, बगल वाला B, ट्राइंगल लिया ABC। अब P और B किस में आता है, 10 में आता है, 10 लिखा, 60 का 60 रख दिया, P/B। 10 60 की वैल्यू होती है √3 और P हमें नहीं पता था तो हमने BC रख दिया और बेस हमें पता था 8.5, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी आपका आंसर हो गया, अब बस यही हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 क्या कहता है,
ओके, अब ये आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हाईवे वाला क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है 3rd चैप्टर में, और ये एनसीईआरटी में भी आपकी दिया हुआ है, लगभग इसी टाइप का है, बस डिजिट्स चेंज कर दी है। देखो, सिटी में हाईवे है जिसमें पी और क्यू के, ये एक हाईवे है, पी और क्यू के बीच जो है डिस्टेंस कितना है 330 किलोमीटर। दो कार स्टार्ट्स होती है, एक अलग अलग स्पीड में, एक होती है पी से स्टार्ट और एक होती है क्यू से स्टार्ट। पी से जो स्टार्ट होती है उसकी स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और जो क्यू से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड को हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में भागते हैं, ये भी इस तरफ जाता है तो ये भी इस तरफ जाता है, तो दे मीट इन 11 आवर, ये दोनों 11 आवर में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 11 घंटे बाद मान लो ये यहाँ तक गया, तो ये भी तो 11 घंटे बाद ये यहाँ तक आ जाएगा, तभी तो मिलेगा, है ना। ओके, तो इस गाड़ी की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 1 घंटे में गाड़ी x किलोमीटर जा रही है, तो 11 घंटे में कितनी जाएगी 11x, और ये गाड़ी जा रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में y किलोमीटर जा रही है, तो 11 घंटे में जाएगी 11y। कॉमन निकाला 11, अंदर बचा x माइनस y, सॉल्व कर दिया, तो 11 कम 11, 11 तिया 33, 0 का 0, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई। फिर अगला था दे मीट इन 11 आवर, ओके ये तो हो गया। इफ़ दे मूव टूवर्ड ईच अदर, मान लो ये रही हाईवे P और Q, इनके बीच का डिस्टेंस था 330 किलोमीटर, है ना। ये कह रहा है अगर ये एक दूसरे की तरफ जाए ईच अदर तो दे मीट इन 3 आवर, 3 घंटे बाद मान लो ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आया और ये यहाँ से यहाँ। इसकी स्पीड थी 1 घंटे की x किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चलेगा 3x, और ये चलेगा 3y, और दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 330। कॉमन निकाला 3, अंदर बचा x प्लस वाई, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 310, और बस इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, तो x की वैल्यू पता चल गई 70, और इसको सॉल्व कर दिया तो 40। मतलब जो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, और जो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, और चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं समझने के लिए। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है 33। अब 33 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 33 क्वेश्चन है आपका, अ मूविंग बोट, एक मूव करती हुई बोट है, इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 150 मीटर की हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है, और जो मूविंग बोट है वो अवे हो रही है फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से दूर जा रही है। मान लो पहले वो यहाँ थी और फिर वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब डिप्रेशन की बात होती है ना, तो एंगल ये होता है और फिर ये होता है। वो चेंज हो गया 60 डिग्री से 30 डिग्री पर 2 मिनट में। पहले ये 60 डिग्री पर था और अब हो गया ये 45 डिग्री पर। तो बताओ स्पीड बतानी है, टाइम तो दे दिया इसने 2 मिनट, और पहले ही बोल दिया कि स्पीड जो निकालनी है वो मीटर पर मिनट के हिसाब से निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो ट्रायंगल लिया ABC, इसके सामने वाला P और बगल वाला B। P और B किस में आता है 10 में, 10 60, क्योंकि एंगल 60 है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। P अपॉन B रख दिया, 10 60 की वैल्यू होती है √3/2। P कितना है इसका 150, BC हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 BC, ये मल्टीप्लाई का इधर गया डिवाइड का, इतना छोड़ दिया अभी हमने। फिर अगला है, हम गए बड़े वाले ट्रायंगल पे, यहाँ पर बन रहा था 45 डिग्री, तो 1045 का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। जो एंगल होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। P कितना है 150, और B कितना है इसका यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता BD। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BD इक्वल टू AB, और AB की वैल्यू थी 150, तो हमने BD भी निकाल दिया। लेकिन हमें निकालना था CD। CD कैसे निकले, अगर मैं पूरे में से BC माइनस कर दूँ, तो BD में से माइनस कर दिया BC। BD एग्जैक्टली था 150,
BC हमने निकाला था दिस, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। और हमें पता था √3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1.732, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया 3। अब सॉल्व कर दिया हमने कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू इतनी आई, माइनस कर दिया दिस। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपका डिस्टेंस है और टाइम इन्होंने दे रखा था 2 मिनट, और डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 31.7 मीटर पर मिनट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। इसी का और क्वेश्चन है। अब और क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, एलिवेशन भी बन रहा है, डिप्रेशन भी बन रहा है, टॉप का और बॉटम का, किसके, लाइट हाउस की, ठीक है। तो हमने लाइट हाउस बना दिया यहाँ पर। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग थी 60 मीटर की, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है टॉप का, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले लिखा था वो था 30 डिग्री, और डिप्रेशन बाद में दे रखा था तो वो था 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30 और ये लिख दिया 60, ठीक है। अब जब ये 60 है तो ऑब्वियसली ये भी 60 है, ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा, ठीक है। आपसे बोला गया दो चीज़ें, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, लाइट हाउस और डिस्टेंस निकालना है बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, मतलब हमें BC निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को लिया और एंगल के सामने वाला P और B, P भी किस में आता है, P भी आता है tan में। तो tan 60 = P/B, वैल्यू होती है √3। अब √3 होती है, नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं। P कितना है इसका 60, और BC हमें नहीं पता था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3BC = 60, ये मल्टीप्लाई का इधर गया डिवाइड का, और नीचे रूट नहीं आता, रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करते ही वैल्यू कितनी आ गई 20√3, ठीक है। हमने ये साइड निकाल दी, अब जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये भी होगी, ओके। तो इसलिए हमने लिख दिया ED कितना होगा, ED होगा 20√3। अब हम गए इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AED, एंगल के सामने वाला P और B, P भी किस में आता है tan में, तो tan 30 = P/B। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। P हमें नहीं पता था AE, लेकिन हमने बेस निकाल दिया था ये ED, और वो था 20√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम डिजिट, √3 से √3 कैंसिल, AE की वैल्यू कितनी आ गई। और आपसे पूछा गया था हाइट ऑफ द लाइट हाउस, चाहो तो चेक कर सकते हो, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। अब हाइट ऑफ द लाइट हाउस का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, AE + EB। AE निकाला 20 और BE निकाला, ये तो आपको दे ही रखा था, ये 60 है तो ये भी, तो आपका आंसर हो गया 80 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं। और भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं था जो आप लोगों को दे रखा है, ओके। देखो पहली चीज़ तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, ये डाटा दे रखा है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसने बोला मीन वेट भी निकालो और मीडियन वेट भी निकालो, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, एक चीज़ याद रखना, कभी भी क्वेश्चन लेस देन या मोर देन देता है तो इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी होती है, और ये जो है ना ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है CF। क्या है ये, CF। तो लेस देन 40 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेस देन 40 लिख दो या 38 से 40 लिख सकते हो, ठीक है। फिर लेस देन 42 लिखा था, देखो तो इसको तो मैंने रखा यहाँ पर, और ये जो डिजिट्स थी वो रखी यहाँ पर, ओके। और निकालने का तरीका एक बार देख लो, 40 से कम कितना कम, भाई सब जगह 2 जा रहा है तो 2 से कम कर दो, 38 से 40 भी लिख सकते हो, फिर 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52। और आपको ये दे रखा था, हमें ये निकालना था, ये गायब कर रखा था क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे देखो, बहुत इजी तरीके से, 3 का तो रख दो 3,
इसको इससे माइनस करो, 5 में से गया 2 आ गया, इसको इससे माइनस करो, 9 में से गया 5 4 आ गया, इसको इससे माइनस करो 5, इसको इससे माइनस करो 14, इसको इससे माइनस किया 4, इसको इससे माइनस किया 3। ठीक है, और जितना टोटल ये होता है वही टोटल यहाँ पर भी आता है। तो सबसे पहला हमने काम किया n/2 निकाला, इसको डिवाइड किया तो 17.5। अब 17.5 किसके बीच में आता है? 14 और 17 28 के बीच में। बड़े वाले नंबर को देखकर हम सर्कल कर देते हैं। जो ये नंबर होता है इसे कहते हैं एल, एल मतलब लोअर लिमिट, इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं एच, जिसको सर्कल किया है इसको कहते हैं एफ, एफ वाली नंबर इसे एफ कहेंगे, और ऊपर वाले को कहते हैं सी एफ। बस मीडियन का फॉर्मूला है, वैल्यूज को पट करो और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए भी अब आप जो हमने क्लास इंटरवल निकाला था और फ्रीक्वेंसी निकाला था इसको यूज़ करना है। बाकी मीडियन निकालने के लिए मीन निकालने के लिए ये काम नहीं कर सकते, ये यूज़ नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, और इनको यूज़ भी नहीं करना। ओके, तो बस इसके बाद जैसे आपका तरीका होता है मीन निकालने का, तो हमने यहाँ पर लगाया है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, मेरे लिए वो इजी था। अगर मैं डायरेक्ट मेथड करता तो वो ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाता, नंबर्स ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते। आप एक बार चेक कर लो, पॉज कर लो वीडियो को अच्छे समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा होगा तो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका इसी का और वाला। ठीक है, अब और वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो। और वाले क्वेश्चन में आपको क्लास मार्क दे रखा है। क्या दे रखा है? क्लास मार्क दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दे क्या रखा है, इन्होंने मीडियन दे रखा है। कितने स्टूडेंट है टोटल? 170, और मीडियन कितना है? 35। ठीक है, याद रखना इसका टोटल दे रखा है 170 और मीडियन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और निकालते कैसे? ऊपर से नीचे जाते हैं प्लस करते हुए। 10 का 10, 10 में प्लस करो 30, 30 में प्लस करो पी तो 30 प्लस पी, इसमें प्लस करो 40 तो 30 और 40 होता 70, 70 प्लस पी, इसको प्लस करो क्यू से तो 70 प्लस पी प्लस क्यू, इसको प्लस करो इससे। ठीक है, प्लस कर दिया तो इसको इससे प्लस कर दिया, और हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, पता है क्या? वो ये इसको हमने इससे प्लस किया और इसको इससे प्लस नहीं किया। इसको अगर मैं इससे प्लस कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा 100 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई, मैं सही कर दूंगा अभी। तो पहला काम n/2 निकालना, क्योंकि आपको मीडियन दे रखा है 170। मीडियन नहीं, मीडियन 35 दे रखा है भाई। तो टोटल दे रखा था 170 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 85। अब इसको देखकर आप सर्कल नहीं कर सकते, जो आपको मीडियन दे रखा है इसी को देखकर सर्कल कर दो। अब देखो 35 किसके बीच में आता है? 30 और 40 के बीच में आता है। इसको देखते ही सर्कल कर दो। ऊपर वाला सी एफ होता है, सर्कल वाला एफ होता है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और इसे कहते हैं इनके बीच के डिफरेंस को एच कहते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है, रख दिया हमने। मीडियन आपको दे रखा था 35, एल आपको कितना पता चला? 30, n/2 निकाला 85, माइनस सी एफ कितना है? 30 प्लस एफ, और फ्रीक्वेंसी था आपका 40 और एच था आपका 10। 0 से 0 कैंसिल, और थोड़ा सॉल्व किया तो पी की वैल्यू क्या आ गई? 35 आ गई। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा, 100 हो गया टोटल। ठीक है, 100 को प्लस कर दिया तो ये हो गया आपका 135। 135 से माइनस किया तो ये तो आपका आ गया कितना? 5 और 3। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अब आई थिंक केस स्टडी आ जाएगा। केस स्टडी नहीं है, एक क्वेश्चन और है 35।
अगला क्वेश्चन है आपका 35 पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ट्राइंगल ABC, AB, BC एंड मीडियन AP ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल XY, YZ एंड मीडियन। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 12 का सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने यहाँ पर XYZ की जगह पे PQR डाल दिया है, ठीक है। बाकी आप फॉर्मेट देख लो, सेम क्वेश्चन है, आप लोगों ने शायद कर भी रखा होगा NCERT का, तो बिल्कुल NCERT के फॉर्मेट पे ही हमने इसको भी किया है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से समझने के लिए, ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। अगर हम इसे कराते तो ये 2.5 से 3 घंटे का होता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, तो भाई देखो इस क्वेश्चन का यहाँ पर लिखा है, अब सेक्शन E आ गया, केस बेस्ड क्वेश्चन। दो फ्रेंड्स हैं सैम और एलिस, वर्क करते हैं सेम ऑफिस में टोक्यो में। वैकेशन के टाइम पर दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने होम टाउन जाएंगे। टाउन ए है और टाउन बी, टाउन ए और टाउन बी कनेक्टेड हैं ट्रेन से सेम स्टेशन से जो कि सी में है, ठीक है। तो सी जो है वो टोक्यो का टाउन है और ए और बी इन दोनों के घर हैं, ओके। तो सबसे पहले देखो, ये सी है आपका क्या, टोक्यो का, ए और बी जो हो गए उन दोनों के, सैम के और एलिस के टाउन हो गए। तो सबसे पहले हमने ए के कोऑर्डिनेट निकाले। ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर बिंदु दे रखा है, अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके गए तो 1 आ गया और वाई की तरफ लेके गए तो 5 आ गया। सेम केस बी के लिए, एक्स की तरफ लेके गए तो 7 आ गया और वाई की तरफ लेके गए तो 10 आ गया। सी की तरफ, सी को लेके गए तो यहाँ पर आ गया सी 13 और वाई की तरफ लेके गए तो, अब क्वेश्चन में पहला बोला गया था डिस्टेंस बताओ जो ट्रैवल किया जा रहा है ए के द्वारा, होम टाउन ए जिसका ए है, तो होम टाउन ए इसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस निकाल दो बस सीधा सीधा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, दिस एक्स को एक्स से माइनस कर दो, वाई को वाई से माइनस कर दो, स्क्वायर लगा के, रूट लगा के, और आपका आंसर हो गया। फिर इसके बाद बोला गया था क्वेश्चन, टाउन बी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो सेम तरीका, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, सॉल्व कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। और फिर आगे कहा जाता है इसके बाद, नाउ बोथ ऑफ देम टू मीट अ प्लेस बिटवीन ए एंड बी, और दोनों के दोनों ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच मिलना चाहते हैं, तो बताओ मिड पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली, बताओ उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इनडायरेक्टली वो ए और बी का मिड पॉइंट पूछ रहा है, ये वाला पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो सिंपल सा काम है, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यूज रखिए और आपके सीधे सीधे आंसर आ गए, ठीक है। एक पॉइंट और है इसका, लिखा है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC, कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा। देखो हमने पीछे निकाल दिया था AC, फिर निकाल दिया BC और AB भी निकाल दिया, तो हमने देखा तीनों साइडें अलग अलग आ रही हैं, और जब तीनों साइडें अलग है तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हो गया, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन टाइप का ट्राइंगल हो गया, ठीक है। फिर अगला है आपके पास, आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत हार्ड दे रखे हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, है ना। ओके, तो बस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाइए, क्योंकि आप लोग का पेपर देखकर आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि पेपर किस लेवल तक का आ सकता है, वो भी बेसिक में भी, है ना। अभी तक तो बेसिक में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग का बेसिक का कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया है। यकीन मानो अगर आप किसी स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी दोगे तो वो भी परेशान हो जाएगा इसको करते हुए, 3 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो कर ले। हाँ, ज़्यादा ही अच्छा होगा तो वो कर भी सकता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हम, सीधे यहाँ से देखते हैं।
ये एक सर्कल है और लिखा है डायमीटर कितना है, तो हम कहते हैं ये आपका डायमीटर दे रखा है 0.98√2। अब आपको पूछा गया है बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर डिज़ाइन। अब स्क्वायर तो ये है, अब इसने मुझे ये साइड दे रखी थी 0.98√2। अब हमें पता है भाई ये भी और ये भी बराबर होंगे, स्क्वायर की साइड है, इसको x मान लिया तो ये भी x होगा और ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h की वैल्यू ये दे रखी है, रख दिया, पॉइंट हटाने की कोशिश करी, पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगा दिया। ये स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया इतना, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2, इससे ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या आ गई। अब वापस इसको अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर दूँ तो नीचे 4 जीरो है तो 4 नंबर बाद पीछे से पॉइंट आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और एरिया ऑफ स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल दी, यही आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, रेशो बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो देखो हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर रेशो एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकाल ही दिया था। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, वो जो था वो डायमीटर था, 0.98√2 जो था वो डायमीटर था, तो रेडियस कितना होगा, बस 2 डाल दो अपॉन में 2 डाल दिया, स्क्वायर भी तो होता है फॉर्मूले में, स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू होती है ये √2 का स्क्वायर किया तो ये कैंसिल, और स्क्वायर हमने क्या देखा, ये तो सेम बन गया, इसको कट कर दिया, इसको कट किया 1 और इसको कट किया 2, तो 22 और 7 दूनी 14 आ गया। अब हमने क्या किया, नीचे से 14 हटाने के लिए इस पूरे को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 14 से 14 कैंसिल, कितना आ गया इधर 22। आप और कट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो 7:11, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पॉइंट हमने किया नहीं, आप लोग चाहे तो ट्राई कर लेना। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो भाई मुझे फिगर ही नहीं समझ में आ रहा था क्या कहना चाहता है ये। मैंने देखा कि भाई जीरोस पूछ रहा है और यहाँ पर मुझे दिख ही नहीं रहा एग्जैक्टली जीरोस क्या लूँ, तो हमने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया कि भाई ये मान लिया मैंने A1 और ये मान लिया 2, ये माइनस का 1 हो गया और ये पॉइंट हो गया माइनस का 2, तो 2 जीरोस निकालने थे, तो ये कहाँ पर कट कर रहा था, एक तो -2 पे कट कर रहा था और एक 5, 6, 7, एक 7 पे कट कर रहा था, तो इसके जो 2 जीरोस हो गए, एक तो हो गया -2 और एक 0 हो गया, बस खत्म इसका पहला आंसर। और दूसरा बोला था अब इससे क्या करो, इक्वेशन बना दो, पॉलिनोमियल बना दो। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको सेम रखा, माइनस को माइनस रखा, अल्फा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई, कोई चीज़ यहाँ रखी, सॉल्व किया 5, 7 2 14, बस आपका आंसर हो गया। फिर आगे अगला कहा जाता है, एक अनदर प्लेयर है वो स्टार्ट करता है -3 से, इससे जस्ट -3 कर दिया यहाँ पर, तो एक 0 -3 हो गया तो ये भी खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो एक 0 हो गया -3 और एक 0 हो गया 6, और वैसे इन्होंने दे भी रखा है कि वो 6 है। तो अब इस केस में आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो जो काम ऊपर किया वही काम नीचे, चेक कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसके अलावा आपको बोला गया है एक लास्ट, राइट अ पॉलिनोमियल इन विच सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब पॉलिनोमियल बनानी है हमें खुद से, अब नंबर तो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है, राइट अ पॉलिनोमियल हो सम ऑफ जीरो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के, सम ऑफ जीरो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के, तो मान लिया हमने इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए, और इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है रख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे भी ए रख दो और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे, तो यही आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। आप देख सकते हैं, पॉज करके आप वीडियोस को देख सकते हैं अच्छे से, क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं हमारे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।